माँ जी चाय लीजिए। ये सुनकर अचानक विनीता जी की आंख खुल गई। सामने देखा तो बहू सुबह की चाय लिए खड़ी थी। रख दो, मुंह बनाते हुए विनीता जी ने कहा। चाय रखकर बहू चली गई। चाय पीते हुए विनीता जी सोचने लगी, इन 50 सालों में कितना कुछ बदल गया है। कभी सुबह का समय मेरे लिए कितना बिजी होता था। हमारे समय में तो सुबह उठकर बुजुर्गों के पांव छुए जाते थे, मगर आजकल बहुओं के पास तो समय ही नहीं होता। सास ससुर के पांव छूने के बाद ही मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। अमित और सुमित को स्कूल भेजना, प्रकाश के दफ्तर के लिए लंच तैयार करना, सास ससुर की असीमित मांगों को पूरा करना, देवर नंदों का जमघट, रिश्तेदारों का तांता, और ये सारा काम मैं नन्ही सुगंध को गोद में लिए हुए ही करती। दादी, ये सुनकर विनीता जी की तंद्रा टूट गई। सामने विनीता जी का पोता नन्हा शुभम खड़ा था। दादी कपड़े पहना दो, स्कूल जाना है। मम्मी नाश्ता बना रही हैं। जाओ छोटी मम्मी से पहन लो, वो बर्तन धो रही हैं। शुभम अपनी तोतली जुबान से बोल रहा था। विनीता जी बिस्तर से उठी और शुभम का हाथ पकड़े रसोई घर तक चली आईं। ये क्या है बहू, शुभम को कपड़े भी नहीं पहना सकती? सारे बर्तन अभी ही धोना जरूरी है। मैं बिस्तर से उठी नहीं कि मुझे काम पकड़ा दिया। भुन भुनाते हुए विनीता जी बाथरूम में घुस गईं। शाम को दफ्तर से आते ही अमित ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम तैयार नहीं हुई? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग चले जाओ। सिर पर हाथ रखकर बैठी विनीता जी ने अनमने ढंग से कहा। क्या हुआ है माँ तुम्हें, कहीं बुखार तो नहीं? कहते हुए अमित माँ के माथे को छूकर देखने लगा। नहीं, मुझे बुखार नहीं है, बस यूं ही जरा सिर भारी हो गया है, विनीता जी ने कहा। अमित अपनी पत्नी नीलम को बुलाकर बोला, नीलम माँ को दवा दे दो, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, फिर हम सब साथ चलेंगे। अग्रवाल जी के यहाँ हमें पार्टी में जाना है। माँ को तो उन्होंने विशेष जोर देकर बुलाया है। थोड़ी देर में सुमित भी ऑफिस से आता ही होगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, बहुत घूम चुकी मैं। घूमने की इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है, तुम लोग जाओ, विनीता जी ने कहा। माँ तो क्या तुम अकेली रहोगी? और फिर पार्टी में जाना था तो खाना भी नहीं बना है, अमित ने कहा। मेरे खाने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और रही बात अकेले रहने की, तो तुम लोगों के साथ रहकर भी मैं अकेली ही हूँ, कहती हुई विनीता जी अपने कमरे में चली गई। हैरान सा अमित माँ को देखता रह गया। अपने कमरे में लौटकर अमित ने नीलम से कहा, सबको कह दो पार्टी में कोई नहीं जाएगा। नीलम कुछ नहीं बोली, कपड़े बदलकर रसोई घर में चली गई। छोटी बहू मीरा भी अपने कामों में लग गई। बच्चे उदास होकर सोने चले गए। पूरे घर में मातम सा छा गया। सुमित जब घर लौटा तो उसकी पत्नी मीरा ने उसे सब कुछ बता दिया। वो ये कहकर कि रात को देर से लौटेगा, फिर बाहर निकल गया। रात का सन्नाटा था, लगभग सभी सो चुके थे। अमित को नींद आ रही थी। आज वो बहुत उदास था, इसलिए नहीं कि आज वो पार्टी में नहीं गया, बल्कि माँ को लेकर दुखी था। बगल में नीलम सो रही थी। उसने धीरे से आवाज दी, नीलम क्या है? शायद वो भी जाग रही थी। सारा दिन घर के कामों में बिजी रहते हुए नीलम रात को बिल्कुल निढाल हो जाती। अमित से बात किए हुए कभी कभी कई दिन हो जाते। कभी बात करती तो उसे अजनबी की तरह लगता। अमित भी उसकी मजबूरियों को समझते हुए उसे सोते में कभी परेशान नहीं करता। ये माँ को क्या हो गया है नीलम? अमित ने पूछा। मैं क्या जानूं, तुम्हारी माँ है, तुम ही पूछ लो, नीलम ने अनमने ढंग से कहा। क्यों, वो तुम्हारी माँ नहीं है? अमित बोला। उन्होंने मुझे बेटी समझा ही नहीं, फिर वो मेरी माँ कैसे हो सकती हैं? मैं तो सिर्फ उनकी बहू हूँ, बिना हाड़ मांस की, बिल्कुल मशीनों की तरह उनकी मांगों को पूरी करने वाली। ऐसा मत कहो नीलम, पहले वो ऐसी नहीं थी, समझाते हुए अमित ने कहा। पता नहीं, मैंने तो जब से इस घर में कदम रखा है वो ऐसी ही हैं। नीलम बोली। जरूर हमारी सेवा में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। क्यों माँ दिन ब दिन अपने आप में सिमटती जा रही हैं? किसी से कुछ कहती नहीं, अपने मन की बात किसी को बताती नहीं, अमित बोला। हाँ, लेकिन सभी की बातों में दखल अंदाजी जरूर करती हैं, और जरा सी गलती हुई नहीं कि व्यंग्य करना और मेरे पूरे खानदान को ताने कसने में भी नहीं चूकती। कितनी देर रहते हो तुम घर में? जब भी आते हो मुंह बनाकर बैठ जाती हैं, नीलम ने थोड़े गुस्से में कहा। बस करो नीलम, आखिर वो इस घर में सबसे बड़ी हैं। अगर हमारी गलतियों पर उंगली उठाती हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, अमित ने धीमे स्वर में कहा। मुझे सोने दो अमित, सुबह अंधेरे ही उठना पड़ता है। तुम लोगों का क्या, 8 बजे आराम से उठोगे? कहते हुए नीलम ने करवट बदल ली। अमित की आंखों में नींद नहीं थी। जाने क्यों बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें उमड़ घुमड़ कर उसके सामने आती जा रही थी, और अमित उन्हीं में खो गया। अमित जब 10 साल का था तब उसके पिता नहीं रहे।
3 भाई बहनों में सबसे बड़ा अमित था। उसके बाद सुमित, सबसे छोटी सुगंध उस वक्त गोद में थी। पति की मौत के इस भयानक सदमे को विनीता जी ने अपने सीने में हमेशा के लिए कैद कर लिया। बच्चों के सामने इसे कभी बाहर नहीं निकलने दिया। विनीता जी के सामने लंबी अथाह जिंदगी पड़ी थी। अपने संघर्ष के दिनों में चट्टान बनकर विनीता जी ने अपनी जिंदगी की गाड़ी को किसी न किसी तरह खींचा। पति द्वारा संचित थोड़ी सी जमा पूंजी से अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस लायक बना दिया कि वो अपना जीवन खुद जी सकें। माँ के संघर्षों में हिस्सा बनता अमित बचपन से ही बहुत समझदार था। हालातों ने उसे घर की जिम्मेदारियों में लपेट रखा था। माँ उसके जीवन की आदर्श थी। विनीता जी के तीनों बच्चे महत्वाकांक्षी थे। जिस दिन अमित इंजीनियर बना, विनीता जी को लगा कि उनका जीवन सफल हो गया। लंबे कष्ट भरे दिन उस दिन बहुत छोटे प्रतीत हुए। वर्षों से सीने में दबाए उनके सारे गम आज बाहर निकल पड़े थे। उस दिन बंद कमरे में पति की तस्वीर के सामने विनीता जी फूट फूट कर रोई। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? मैंने माँ और बाप की दोहरी जिंदगी निभाते हुए अपना फर्ज पूरा किया है। 1 साल के बाद सुमित को भी एक फर्म में नौकरी मिल गई। दोनों बेटों की शादी विनीता जी ने धूमधाम से की। बड़ी बहू नीलम जब आई तब उसकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन ससुराल आते ही घर की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियों से उसे बांध दिया गया और 1 साल में वो माँ भी बन गई। पढ़ाई को तिलांजलि देकर धीरे धीरे वो घर गृहस्थी में डूब गई, लेकिन छोटी बहू ने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और सुमित के सहयोग से उसे उसी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। बचपन से ही अमित और सुमित के स्वभाव में अंतर था। अमित के जीवन में माँ ही सब कुछ थी। उनकी हर गलत और सही सभी बातों को आंख मूंद कर वो स्वीकार कर लेता था। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे माँ को ठेस पहुंचे, चाहे इसके लिए उसे अपनी इच्छाओं खुशियों को ताक पर ही क्यों न रखना पड़ता हो। शादी के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। उसके लिए सबसे पहले माँ थी, उसके बाद पत्नी। सुमित भी माँ को बहुत प्यार करता था। आम माँओं से उसे अपनी माँ सबसे अलग लगती थी, लेकिन वो माँ का अंधभक्त नहीं था। माँ की गलत बातों का बचपन से ही वो विरोध करता था। उसके लिए गलत बात गलत थी और सही बात सही। उसके लिए माँ का स्थान अलग था और पत्नी का अलग। माँ और भाइयों के बीच पली बढ़ी सुगंध घर के सुख दुख से अलग थी। कम उम्र में ही अमित को नौकरी मिलने के कारण उसने बहन सुगंध को किसी बात का अभाव नहीं होने दिया। आज सुगंध की शादी एक अच्छे परिवार में हो चुकी थी। कुल 5 पोते पोतियों, जिसमें 3 बच्चे अमित के और 2 बच्चे सुमित के हैं, कि दादी बनी विनीता जी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन अपने जीवन के इस मोड़ पर आकर विनीता जी बहुत बदल चुकी थी। कभी ममता और वात्सल्य से भरी विनीता जी आज कठोर सास बन चुकी हैं। वो शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से बहुओं को प्रताड़ित करती। इससे बेटों से भी दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही हैं। हर समय घिसते रहना और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करना उनकी आदत बन चुकी है। अपने ही घर में अपनों को पराया समझना और इतने बड़े परिवार में भी अकेलेपन का एहसास उन्हें हर समय सालता रहता। जब से बेटी विदा हुई, उन्होंने रसोई घर की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। कभी भूले भटके चली भी जाती तो ताने मार मार कर सबकी हालत खराब कर देती। एक बार तो ऐसा कुछ हुआ कि अमित ने बौखलाकर माँ को अपनी कसम दे दी, बहुओं के होते हुए तुम्हें आज से काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। विनीता जी इस मामले में भाग्यशाली थीं कि नीलम और मीरा ने कभी उनकी उपेक्षा नहीं की, उनके सामने कभी जुबान नहीं खोली। एक समय था जब अपने संघर्ष और कष्टों के समय में भी विनीता जी हमेशा उत्साह से भरी रहती, लेकिन आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी और उत्साह गायब है। अपने को बीमार घोषित करती हुई बहू और बेटों की हर हरकतों पर नजर रखते हुए विनीता जी हमेशा कुड़ी बैठी रहती। आज रविवार का दिन था, सभी की छुट्टी थी। माँ जल्दी आओ, खाना टेबल पर लग चुका है। अमित ने माँ को बुलाया। करहाती हुई विनीता जी धीरे से आकर कुर्सी पर बैठ गईं। आज के दिन का सभी को इंतजार रहता, क्योंकि घर के सभी छोटे बड़े एक साथ ही खाना खाते। बाकी दिन तो सभी अपने अपने कामों में बिजी रहते और दिन में तो किसी के खाने का समय ठीक नहीं रहता। खाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान विनीता जी ही करती। एक तो समय पर नहीं खाती, दूसरे जब भी खाती तुरंत का बना खाना ही खाती। इस कारण नीलम का सारा दिन रसोई घर में ही बीत जाता। मीरा तो ऑफिस चली जाती थी, लेकिन जितनी भी देर घर में रहती नीलम की मदद किया करती। नीलम को कभी भी मीरा से कोई शिकायत नहीं रही। माँ तुम ठीक से खा नहीं रही हो, आज तो खाना बहुत ही टेस्टी बना है। क्या देवर जी, खाना सचमुच टेस्टी बना है?
या भाभी को ऐसे ही मक्खन लगाया जा रहा है? खिलखिलाते हुए नीलम ने कहा। इस बात पर सभी हंसने लगे और देवर भाभी की नोकझोंक चलती रही, लेकिन इन सबसे अलग विनीता जी मुंह बनाए बैठी थी। क्या बात है माँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अमित ने प्यार से माँ से पूछा। क्या खाऊं, सब्जी में इतना ज्यादा नमक है कि खाया नहीं जा रहा? विनीता जी मुंह बनाते हुए बोली। तो दूसरी सब्जी खा लो, सुमित ने कहा। उसमें तो मसाले इतने कम पड़े हैं कि मरीज की सब्जी लग रही है, विनीता जी बोली। ये सुनकर नीलम उदास हो गई। आज उसने बड़े शौक से सास की पसंदीदा सब्जी बनाई थी। सुमित इस बात को भांप गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। जाओ नीलम, माँ से पूछकर कोई दूसरी सब्जी बना दो। ऐसा कैसे होगा कि सभी खाना खाएं और माँ भूखी रह जाएं? अमित ने कहा। नीलम ने कुछ नहीं कहा और उठकर हाथ धोने लगी। ये देखकर सुमित से रहा नहीं गया। उसने कुछ नाराज होते हुए कहा, ये क्या बात हुई भैया? भाभी को खाने के बीच से क्यों उठा दिया? अब कुछ नहीं बनेगा, इतना सारा खाना है, माँ कुछ भी खा लेंगी। कहकर सुमित ने भाभी को हाथ पकड़कर बैठा दिया। सुमित, जिद मत करो, नीलम को जाने दो। नहीं भाभी, नहीं जाएंगी। और फिर सुमित ने माँ की तरफ मुड़ते हुए कहा, क्यों माँ, सबकी खुशी के लिए एक दिन तुम खराब खाना नहीं खा सकती? हमेशा तो तुम्हारी पसंद का ही बनता है। भाभी कभी कुछ नहीं कहती, हमेशा चुप रहती हैं। उनकी भावनाओं की कभी तो परवाह करो। सभी की मांगों को वो पूरा करती हैं। उनकी क्या मांग है, कभी किसी ने पूछा है? मुझे भी पनीर की सब्जी पसंद नहीं, फिर भी मैं खा रहा हूँ। जानती हो क्यों? इसलिए कि सिर्फ इस पल के लिए हम सप्ताह भर इंतजार करते हैं। आज खाना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि खाने के बहाने हम सब एक साथ बैठकर एक दूसरे को बहुत करीब महसूस करते हैं। तुमने देखा मेरी जरा सी तारीफ से भाभी का मुरझाया चेहरा कितना खिल गया था? ये सुनकर अमित गुस्से से बोला, सुमित, तुम्हें माँ को भावनाओं और जज्बातों के बारे में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत दुनिया देख चुकी हैं। विनीता जी, जो अब तक चुप थी, ये सब देखकर बोली, तुम लोगों को मेरे कारण बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सारे झगड़े की जड़ तो इस घर में मैं ही हूँ। इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम लोगों से और कुछ तो कहती नहीं हूँ। आज से अपने खाने के बारे में भी कुछ नहीं कहूंगी। कहती हुई विनीता जी खाना छोड़कर उठ खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। जरा सी बात का तुम लोगों ने बतंगड़ बना दिया, पति को संबोधित करती हुई मीरा बोली। सब सुमित की वजह से हुआ है। नीलम अगर सब्जी बना देती और सभी लोग थोड़ी देर और इंतजार कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? भाभी से इतना ही स्नेह था तो मीरा से क्यों नहीं बनवा लिया? अमित ने व्यंग से कहा। आप बात नहीं समझ रहे हैं भैया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन हर समय टेंशन में रहना और बात बात पर मेन मेख निकालना माँ की आदत बन गई है। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मीरा की बनाई सब्जी माँ को अच्छी ही लगती। इंसान का मन अच्छा नहीं हो तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता भैया। सहज भाव से सुमित ने कहा, माँ तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ठीक है, कहो तो मैं माँ को लेकर कहीं चला जाऊं। गुस्से में अमित ने कहा, ये क्या कह रहे हैं भैया? आप होश में तो हो? जो भी कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। पांव पटकते हुए अमित बाहर निकल गया। खाना वैसे ही पड़ा रहा, मगर खाने वाले भारी मन से उठकर जा चुके थे। आज इस बात को 2 सप्ताह बीत चुके थे। विनीता जी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थीं। उस दिन के बाद से ही घर की सारी खुशी गायब हो चुकी थी। दोनों भाइयों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी। विनीता जी हर समय उदास बैठी रहती। बहुएं मशीनी जीवन जी रही थी और बच्चे अपनी दुनिया में मस्त थे। आज सुबह जब विनीता जी के मोबाइल की घंटी बजी तो उन्होंने देखा उनकी बेटी सुगंध का फोन था। उसने बताया कि 2 दिन के बाद वो आ रही थी, 1 महीने के लिए। महीनों बाद विनीता जी के होठों पर मुस्कुराहट की एक पतली सी रेखा खिंच गई। पल भर को लगा जैसे उनका कोई बहुत अपना उनके पास आ रहा है। एक वही तो है इस पूरी दुनिया में जिससे वो अपना दुख बांट सकती है। इस पराईपन के माहौल से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी को मुझसे कोई मतलब भी नहीं है। विनीता जी सोचने लगी। दादी किसका फोन है? शुभम ने पूछा। अरे तेरी बुआ आ रही हैं, विनीता जी ने शुभम को प्यार से थपथपाते हुए कहा। दादी तो बच्चों को हमेशा काट खाने को दौड़ती थी। आज जब शुभम के साथ प्यार जताया तो वो हक्का बक्का रह गया और जल्दी से अपनी मम्मी के पास भाग गया। शाम तक सबको पता चल चुका था कि सुगंध नैनीताल से आ रही है। सभी खुश थे, लेकिन किसी ने कहा कुछ नहीं। माहौल वैसा ही बना रहा। दोनों भाई ड्राइंग रूम में बैठे थे।
विनीता जी भी वहीं बैठी थी। मीरा अभी अभी ऑफिस से थकी हुई आई थी, वो भी एक कोने में बैठी थी। बच्चे भी वहीं थे, सभी की नजरें टीवी की तरफ थी। वातावरण इतना भारी था कि सभी बिना मन के चुपचाप टीवी देख रहे थे। नीलम सभी के लिए ट्रे में चाय लेकर आ रही थी कि विनीता जी ने आवाज दी, नीलम बहू। ये सुनकर नीलम ट्रे लिए गिरते गिरते बची। कितने दिनों के बाद उसे माँ की ऐसी उत्साह भरी आवाज सुनाई पड़ी थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो विनीता जी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। बहू, घर में घी है क्या? सुगंध को गुजिया बहुत पसंद है। सोचती हूँ हम लोग मिलजुल कर बना लेते हैं। माँ के इस रूप को देखकर सभी हैरान थे और 2 दिनों के भीतर जब तक सुगंध आ नहीं गई, विनीता जी की फरमाइश बढ़ती गई। सुगंध के स्वागत में पकवानों का ढेर लगाया। आखिर सुगंध आ ही गई, लेकिन उसके पति साथ नहीं आए। अपने बेटे के साथ वो अकेली ही आई। उसके पति को छुट्टी नहीं मिली थी। शादी के बाद सुगंध 2 साल के बाद पहली बार मायके आई थी। घर का पूरा माहौल ही बदल गया था। विनीता जी सारा दिन सुगंध और उसके बच्चे में बिजी रहती। सुगंध विनीता जी के कमरे में ही सोती और देर रात तक वो दोनों बातें करती रहती। इसी बीच विनीता जी ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि वो कुछ महीनों के लिए सुगंध के साथ नैनीताल जाएंगी। सुगंध को आए हुए 15 दिन बीत चुके थे। सुगंध ने भी माँ में आए हुए बदलाव को भांप लिया था। उसने ये भी देखा कि जितनी फिक्र उन्हें सुगंध की रहती उतनी किसी की नहीं। जो भी हंसती बोलती सिर्फ सुगंध से ही, बाकी लोगों से कटी रहती थी। एक दिन विनीता जी सुगंध से हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतने में ही अमित आया, जो 2-3 दिनों से ऑफिस के काम से कहीं बाहर गया था। आते ही उसने माँ के पांव छुए। उसे देखकर सारे बच्चे खुश हो गए और फिर अमित उनमें बिजी हो गया। विनीता जी बेटे को देखकर अचानक चुप हो गई। सुगंध ने इस पर गौर किया। सुगंध ने जब माँ से ये पूछा कि उन्होंने भैया के आते ही उनका हाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि पहले तो विनीता जी बेटों के आते ही उनके पास दौड़कर जाती थी। इस पर विनीता जी का यही रोना था कि अब तो बेटों का अपना संसार है, उन्हें किसी के लिए फुर्सत नहीं है। सुगंध माँ में आए इस बदलाव को देखकर बहुत दुखी थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? वो सोच रही थी कि माँ को कैसे समझाए, क्योंकि माँ का स्वभाव आजकल ऐसा बन गया था कि वो हर बात का उल्टा मतलब निकाल लेती थी। सुगंध ये समझ गई थी कि एक बार यदि माँ उसके साथ चली जाती हैं तो आने के बाद भाई भाभीियों का जीना और भी हराम कर देंगी। उनकी हर बात की तुलना सुगंध से की जाएगी। जाने के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे थे, सुगंध की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोपहर को सुगंध और विनीता जी खाना खाने के बाद अपने कमरे में बैठी थी। इतने में नीलम आकर चाय दे गई। विनीता जी को दोपहर में चाय पीने की आदत थी। नीलम जा ही रही थी कि सुगंध ने रोक लिया। आप भी बैठिए ना भाभी हमारे साथ। नीलम बैठ गई, मगर विनीता जी ने मुंह बना लिया। एकाएक कमरे का माहौल भारी सा हो गया। नीलम समझदार थी, बच्चे का बहाना करती हुई उठकर चली गई। कितनी अजीब बात है, एक लंबी सांस खींचते हुए सुगंध ने कहा। क्या हुआ सुगंध? विनीता जी ने चौंकते हुए कहा। तुमने भाभी में ऐसा कभी महसूस किया है माँ? 5 सालों में वो कितनी बूढ़ी सी दिखने लगी हैं। सुगंध का उदास चेहरा देखकर विनीता जी ने पूछा, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं कहा। इसी बात का तो मुझे दुख है। मैं तुम्हारी तरह मेहमानों की तरह इस घर में नहीं रहना चाहती माँ। क्या मतलब? विनीता जी चौंकी। हाँ माँ, मुझे आए हुए 3 सप्ताह बीत चुके हैं। इस घर में कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आया, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुम बहुत बदल गई हो माँ। तुम्हें इस बात का एहसास है? तुम्हारे जैसे बेटे बहुत कम लोगों को मिलते हैं। बहुएं तुम्हारे इशारों पर नाचती हैं, उन्हें मुंह खोलने की हिम्मत नहीं। तुम कितनी सुखी हो इसका तुम्हें एहसास नहीं है माँ, और ये सब तुम्हारे संघर्षों का फल है। सुगंध ने कहा, नहीं बेटी, तुम नहीं जानती, ये जो भी करते हैं अपना फर्ज समझकर करते हैं। किसी को मुझसे प्यार नहीं है, सभी की आंखों में परायापन झलकता है। विनीता जी उदास होते हुए बोली, एक बात बताओ माँ, इन 5 सालों में तुम्हारे मन में एक बार भी भाभी के प्रति बेटी का भाव जागा? तुमने कितनी बार प्यार से बेटी कहकर उनके सिर को सहलाया है? कभी उनकी इच्छाओं को जानने की कोशिश की है? उनकी भावनाओं को समझा है? फिर तुम उनसे कैसे ये उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हें माँ समझे और उनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम हो? सुगंध ने समझाते हुए कहा। विनीता जी हैरान होकर सुगंध को देखने लगी। सुगंध बोलती रही, इन बहुओं के प्रति तुम्हारे मन में इतने गुस्से की भावना है कि अपने बेटों को भी तुम उन्हीं से जोड़कर देखने लगी हो। माँ, तुमने सारा जीवन कष्ट और संघर्ष में बिताया है। आखिर किसके लिए? सिर्फ इसलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का संसार बस जाए।
उनकी भी अपनी एक दुनिया हो। आज जब वे अपने संसार में रम गए हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है माँ? बेटी, मेरी भावनाओं को समझो। सारा जीवन मैंने अपने आप को भुलाकर तुम लोगों का मुंह देखकर ही बिता दिया। मैंने माँ के फर्ज के साथ साथ उस दोहरे फर्ज को भी निभाया जो तुम्हारे पिता को करना चाहिए था। इतना सब करने के बाद अगर अपने बच्चों से मैं थोड़ी सी उम्मीद कर लेती हूँ तो क्या ये मेरा हक नहीं बनता? विनीता जी रुमासी होकर बोली, तुम्हारी बात एक हद तक ठीक है माँ, फिर भी एक बार तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो कि संघर्ष के दिनों में जिस जीवन को तुमने गंवा दिया, क्या उस जीवन को अपने बेटों से तुम वापस नहीं मांग रही हो? तुम्हारा इस तरह के अकेलेपन का भाव, इस घर को अपना घर न समझना, सभी के प्रति असंतोष और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें, ये समझना कि जो भी हो तुम्हारी मर्जी से हो, ये सब क्या है? अपने बच्चों के लिए तुमने जो किया उसे तुम अब इस तरह वापस मांग रही हो। पहले तुम दुख में जीती थी, आज तुम उन्हें दुख में देखना चाहती हो। अरे कोई माँ प्रसव के समय हुई वेदना को अपने बच्चों से कभी वापस मांगती है क्या? सुगंध उत्तेजित होकर बोली। इस बात पर विनीता जी रोने लगी, पर सुगंध नहीं पिघली। जब तुम अपनी बहू को, जो तुम्हारे हर सुख दुख का हिस्सा है, अपनी बेटी नहीं मान सकी, तो अपने दामाद को तुम अपना बेटा कैसे मान सकती हो, जो तुम्हारे पास एक घंटा भी नहीं रहा? आज अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ चलकर हमेशा के लिए रहो, तो असलियत ये है कि तुम वहां भी नहीं रह पाओगी। तुम्हारे नैनीताल चलने के लिए मना नहीं है माँ, मुझे भी बहुत मन होता है कि तुम मेरे पास आकर रहो, लेकिन इस घर को ये एहसास कराकर जाना कि तुम इन लोगों से ऊब कर जा रही हो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो मेरे भी भाई हैं और तुम्हारे साथ साथ उनके सुख दुख की भी मुझे परवाह है। अमित भैया तुम्हें बहुत मानते हैं, उनकी आत्मा तुम में बसती है। वो तुम्हारे लिए पूरे परिवार को ठुकरा देंगे। ठीक इसके विपरीत सुमित भैया किसी एक के लिए पूरे परिवार को बिखरने नहीं देंगे। वो एक तुम भी हो सकती हो, या मीरा भाभी भी हो सकती हैं। ऐसे में तुम इन दोनों को कितना बड़ा घाव देकर जाओगी, इसका एहसास तुम्हें है क्या? ये घर तुम्हारा है माँ, और घर में जितने लोग हैं सभी तुम्हारे हैं, तुम्हारे खून से सींचे हुए। ऐसे में अपने आप को तुमने इस घर से अलग कैसे कर रखा है? सुगंध ने समझाते हुए कहा। अचानक विनीता जी उठी और कमरे से बाहर की तरफ चल दी। मैं जानती हूँ माँ, मेरी बात का तुम उल्टा मतलब निकालोगी और आज से मुझे भी पराया समझोगी। विनीता जी को इस तरह जाते देखकर सुगंध ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। इस बात को हुए आज 3 दिन हो गए थे। दोनों माँ बेटी के बीच इस बारे में फिर कोई बात नहीं हुई। विनीता जी ने भी एक चुप्पी सी ओढ़ ली। सुगंध के वापस जाने में सिर्फ 2 दिन बचे थे। ननद के जाने की तैयारियां चल रही थी। साथ में ले जाने के लिए सूखे पकवान बन रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। विनीता जी अपने कमरे में बैठी हुई कोई किताब उलट रही थी, तभी किसी की आहट हुई। उन्होंने पीछे घूमकर नहीं देखा। माँ, परसों तो तुम जा रही हो, नैनीताल में इस समय ठंड होगी, तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ला दिए हैं, इन्हें रख लो। ये आवाज अमित की थी। विनीता जी ने कुछ भी नहीं कहा, वैसे ही किताब के पन्ने पलटती रही। अमित लौट गया। पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। रात को सभी एक साथ खाना खाने के लिए बैठे। सुबह सुगंध को माँ के साथ नैनीताल जाना था। सभी के भीतर हलचल थी, मगर सभी खामोश थे। सुमित ने खामोशी तोड़ी। माँ, तुमने अपना सामान पैक कर लिया या मैं कर दूं? नैनीताल में अभी ठंड होगी, अपना पूरा ख्याल रखना, वरना बीमार पड़ जाओगी। जाओ, जाकर जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और हाँ, सप्ताह में 2 बार फोन जरूर करना, नहीं तो हमें चिंता लगी रहेगी। लेकिन मैं जा कहाँ रही हूँ? विनीता जी के इस कथन ने सभी को चौंका दिया। मैं जानती थी माँ तुम यही करोगी, फिर वही हर बात का उल्टा अर्थ। सुगंध ने कहा। नहीं बेटी, ये बात नहीं है। आज 3 रातें हो गई, मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। ये सच है कि कोई इंसान जब किसी पेड़ पर उल्टा लटक जाए तो उसे पूरी दुनिया उल्टी ही नजर आती है। बदलाव हमारे अंदर होता है, लेकिन बदले हुए हमें आसपास के लोग लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है सुगंध। मैं नैनीताल जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बच्चों की छुट्टियों में हम सभी साथ जाएंगे। कहती हुई विनीता जी मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गईं। उनके साथ साथ सबके चेहरों पर रौनक लौट आई। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।